आज हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री के संपूर्ण सिलेबस को हम लोग अच्छे तरीके से जितनी भी हमारी बिहार बोर्ड द्वारा जो है सिलेबस जो अपनी दी जाती है क्लास 12 बिहार बोर्ड के लिए, वो सारी सिलेबस को हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। यानी कि किस चैप्टर में कौन-सा टॉपिक हमें पढ़नी है अपनी एग्ज़ाम के लिए वो सभी देखेंगे। और हमारी जो एग्ज़ाम पैटर्न है बिहार बोर्ड की, वो भी देखेंगे। आखिर कितने मार्क्स का सब्जेक्टिव, कितने मार्क्स की ऑब्जेक्टिव पूछी जाती है, बढ़िया तरीके से हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं अपनी सिलेबस क्या है। तो हाँ जी, देखिए ये अपना है केमिस्ट्री सिलेबस हम लोग देखेंगे और क्लास 12 बिहार बोर्ड के लिए है। अच्छा, बिहार बोर्ड में जो केमिस्ट्री होती है वो किन-किन भागों में बटी होती है? तो उसमें हमारी थ्योरी होती है, प्रैक्टिकल होते हैं और प्रोजेक्ट होते हैं। तो आइए एक बार हम केमिस्ट्री की जो सिलेबस अपने उसको अच्छे तरीके से लिखें। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे केमिस्ट्री। यदि केमिस्ट्री की हम लोग बात करें तो केमिस्ट्री की को हमारी 3 भागों में बाँटी जाती है। देखिए केमिस्ट्री को कितने भागों में बाँटी जाती है? तो इसको हम लोग 3 भागों में पहले बाँटते हैं अपने सिलेबस के अनुसार। फिर हमारी जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, उसे हम लोग पढ़ने के आधार पे भी 3 भागों में बाँटते हैं। पहले हम लोग अपनी सिलेबस देख लें। तो केमिस्ट्री में जो होती है सबसे पहले प्रैक्टिकल होती है। ये प्रैक्टिकल होती है। उसके बाद हमारी थ्योरी होती है। क्या होती है? थ्योरी होती है। और लास्ट में प्रोजेक्ट होती है। हाँ, कौन-कौन सी होती है? तो फर्स्ट हमारी प्रैक्टिकल होती है, दूसरी क्या होती है? थ्योरी होती है और तीसरी क्या होती है? प्रोजेक्ट होती है। अच्छा, प्रैक्टिकल कितनी मार्क्स की होती है? यदि हम लोग प्रैक्टिकल की बात करें, हाँ जी, 1 मिनट थोड़ी-सी। यदि हम लोग प्रैक्टिकल की बात करें, तो अपनी जो प्रैक्टिकल होती है ना, ये 30 मार्क्स की होती है। कितने मार्क्स की होती है? प्रैक्टिकल अपनी 30 मार्क्स की होती है और जो पूरी की पूरी डिपेंड किस पे होती है? ये आपके स्कूल पे। ये आपके स्कूल पे डिपेंड होती है। हाँ जी, ये कहाँ डिपेंड होती है? तो ये आपके स्कूल पे डिपेंड होगी, आपके किस प्रकार के स्कूल है। क्योंकि पहले तो कॉलेजों को भी 11-12 की मान्यता दी थी, परंतु अब कॉलेज नहीं। अब स्कूल तक ही 11-12 रह गया। ये हाई स्कूल जिसको हम लोग कहते हैं। चलें, हाँ, तो ये हो गई स्कूल तक। उसके बाद थ्योरी की यदि हम लोग बात करें, तो थ्योरी को हम लोग क्या करते हैं ना, तो थ्योरी को क्या करते हैं, इसको हम लोग 2 भागों में बाँटते हैं। थ्योरी हमारे बिहार बोर्ड के द्वारा जो हमारे एग्जाम की पैटर्न है वो क्या है? तो थ्योरी को 2 भागों में बाँटा जाता है। कौन-कौन सी भागों में बाँटी जाती है? तो पहली हमारी होती है ऑब्जेक्टिव और दूसरी फिर क्या होती है? तो दूसरी होती है सब्जेक्टिव होती है। थ्योरी जो हमारी जो लिखने वाली चीज़ें हैं, एग्जाम जिसका हम देंगे, वो देने वाली कितने, तो थ्योरी जो हमारी है वो कितने यदि हम उसको फुल मार्क्स की बात करें, तो ये थ्योरी होती है, कुल मार्क्स इसकी 70 होती है। कुल कितनी मार्क्स की ये होती है? तो कुल 70 मार्क्स की होती है। परंतु इसे कितने भागों में बाँटा जाता है? इस 70 नंबर को 2 भागों में बाँटा जाता है। पहला में हमारा ऑब्जेक्टिव आता है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स से पूछे जाते हैं? तो ये 70 होता है और सब्जेक्टिव भी कितने मार्क्स से पूछे जाते हैं? तो ये भी 70 मार्क्स से पूछे जाते हैं और टोटल कितने का होता है? वो भी 70 मार्क्स का होता है। तो जब 70 मार्क्स का थ्योरी मेरा है ही, 30 नंबर का प्रैक्टिकल है, तो 70 और 30 तो हमारा 100 हो गया। तो फिर ये 70-70 क्यों है? क्योंकि उस 70 नंबर को 2 भागों में बाँटा गया, पहला ऑब्जेक्टिव और दूसरा किसमें? सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव 70-70 में आपको 50% ही बनाना होता है। कितना परसेंट बनाना होता है? तो 50%। और इसमें भी कितना परसेंट? तो इसमें भी आपका 50% बनाना होता है। 50% का अर्थ क्या हो गया? तो आधा बनाना होता है। यानी हमारी जो 70 है ना, ये हमें बनानी कितनी मार्क्स है? तो ये हमें 35 मार्क्स की बनानी है। हाँ जी, कितने मार्क्स की? यानी 35 नंबर हमें एग्ज़ाम में बनानी है। यानी 70 में 35 ऑब्जेक्टिव क्या करनी है? हमें बनानी है। और इधर 70 में, तो इधर 70 में भी हमें कितने नंबर बनानी है? तो इधर भी 35 नंबर ही बनानी है। बनानी कितनी नंबर है? 35 नंबर। यानी फिर से 35-35 कितना हो गया? टोटल 70 हो गया। यानी आपके एग्ज़ाम जो होंगे ना, एग्ज़ाम आपके 140 नंबर के होंगे। एग्ज़ाम कितने नंबर के होंगे? 140 नंबर के। और जिसमें आपको 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 70 सब्जेक्टिव रहेगा। 70 में 35 आपको ऑब्जेक्टिव बनानी है और सब्जेक्टिव में 70 में कितने आपको बनानी है? 35 बनानी है। चलें अब आगे बढ़े हम लोग थोड़ी। अब देखिए इस 35 को ये किस प्रकार से पूछा जाता है? ये 35 को ये किस प्रकार से? तो इस 35 को बिहार बोर्ड 2 प्रकार से पूछते हैं। एक होता है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, एक होते हैं 2 मार्क्स वाले और एक होते हैं 5 मार्क्स वाले। एक कितने मार्क्स वाले होते हैं? तो एक होता है 5 मार्क्स। एक अपना 2 मार्क्स का होता है और एक कितने की होती है? तो एक होते हैं हम लोगों की 5 मार्क्स। अब देखिए आगे बढ़े। इस 2 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन पूछेंगे
और 5 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन पूछेंगे? तो 2 मार्क्स वाले आपके कुल जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 20। 2 मार्क्स वाले कितने होंगे? 20 होंगे। और जिसमें आपको बनाना कितना है? तो बनाना इसमें आपको 10 है। बनाना 20 में कितना है? तो बनाना इसमें 10 है। 20 में कितना बनाना है? तो 10 बनानी है, 10 क्वेश्चन। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है और 20 में आपको 10 बनानी है। और इधर 5 मार्क्स वाले आपके पूछे जाएंगे 6 क्वेश्चन, पूछे जाएंगे 6 क्वेश्चन और बनानी आपको कितनी है? तो बनानी आपको 3 है। बनानी कितनी है? तो बनानी होती है आपको कुल क्वेश्चन कितने बनानी होती है? तो कुल क्वेश्चन 3 बनानी होती है इसमें। यानी कि आपकी यदि हम पूरे पैटर्न की बात करें एग्जाम के, तो एग्जाम जो होने वाली है 30 नंबर प्रैक्टिकल होने वाली है। अब स्कूल के अनुसार कोई 27 देता है, कोई 26, कोई 30 में 30, कोई 28, कोई 29 देती है, वो आपके स्कूल के हिसाब से और आपकी कॉपी के अनुसार वो मार्क्स आपको मिलेंगे। उसके बाद बचते हैं 70 मार्क्स। तो 70 मार्क्स को 2 भागों में सब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आपके 70 के, सब्जेक्टिव भी 70 के, यानी कुल एग्जाम 140 के। 140 में आपको क्या करनी है? ऑब्जेक्टिव 35 बनानी है और सब्जेक्टिव में भी आपको कितनी बनानी है? 35 बनानी है। 35 के 2 भागों में बांटता है, 2 मार्क्स का और 5 मार्क्स का। 2 मार्क्स वाले 20 क्वेश्चन पूछेंगे, 10 बनानी है और इधर 5 मार्क्स वाले 6 क्वेश्चन पूछेंगे तो 3 बनानी है। तो आइए पूरा मार्क्स जोड़ें। तो देखिए कितना होगा? यदि आप 6 में 3 बनाते हैं तो 5 मार्क्स का 5 तिहाई 15 हो जाएगा। 5 तिहाई कितना हो गया? तो 5 तिहाई यहाँ पे लिखते हैं, 5 तिहाई 15 आपका हो गया। फिर देखें 5 तिहाई ये कितना हो गया? 15। फिर ये 10 क्वेश्चन बनाना है और 2 मार्क्स का, तो 10 दुनाई कितना हो गया? 20 हो गया। 10 दुनाई 20 हो गया। फिर देखें ऑब्जेक्टिव कितना है? 35 है। ऑब्जेक्टिव कितना आपका हो गया? 35 हो गया। सबको प्लस कर दीजिए तो ये 0 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, यानी 70 मार्क्स हो जाएंगे टोटल, है ना? टोटल कितना हो जाएंगे? 70। अच्छा, लास्ट आपका क्या बच जाता है? तो लास्ट आपका प्रोजेक्ट बच जाता है। देखिए ये प्रोजेक्ट जो होता है, ये प्रोजेक्ट आपके स्कूल के अनुसार है। ये क्या है? तो स्कूल के अनुसार है, स्कूल के अनुसार। यहाँ पे आपको रिसर्च के बारे में बताया जाता है। वहाँ पे प्रोजेक्ट में उसमें क्या होता है? रिसर्च। आपको जो पढ़ाया जाता है वो रिसर्चिंग चीज वहाँ पे होती है। वो आपके स्कूल के अनुसार रिसर्च, आपको यदि साइंटिफिक नॉलेज दिया जाता है तो आप वहाँ रिसर्च कर सकते हैं, कुछ बाहरी नॉलेज ले सकते हैं और वो शिक्षक के साथ अपने स्कूल में वो करते हैं। उसका कोई मार्क्स आपका नहीं होता है। मार्क्स आपके यही 2 पे मिलेंगे। किस पे मिलेंगे? तो प्रैक्टिकल पे मिलेंगे और थ्योरी पे मिलेंगे। प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स से पूरा स्कूल को पावर है, कितना मिलेगा आपको? ये स्कूल के द्वारा। और ये पूरा अपनी थ्योरी जो होती है, थ्योरी 140 का आपका लिया जाएगा। 140 में 70 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 70 सब्जेक्टिव। परंतु इसमें से आपको 35 ही बनाया जाएगा और इधर भी 35 बनाएंगे। और कुल जो थ्योरी एग्जाम होता है, एग्जाम जो कुल जो होता है वो आपका 70 का ही होता है। तो 35 यहाँ से, 35 यहाँ से 70। अच्छा, ऑब्जेक्टिव तो 1 मार्क्स के होते हैं तो 35 वो आपको बनानी है। 50% बता भी दिए। परंतु यहाँ पे 2 भाग में, यहाँ पे 2 मार्क्स वाले 20 में से 10 बनाना है और 15 में से कितना बनाना है? सॉरी 5 मार्क्स वाले 6 में से कितना बनाना है? तो 3 बनाना है। और ये प्रोजेक्ट जो है, तो ये प्रोजेक्ट आपके स्कूल से, ये साइंटिफिक नॉलेज के लिए। तो चले, ये हमारी क्या थी? तो ये एग्जाम की पैटर्न है हमारी। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें सिलेबस में, हम जो हमारी जो केमिस्ट्री है इसमें चैप्टर देखते हैं कौन कौन से है और किस चैप्टर में कौन सी टॉपिक हमें पढ़नी है वो देखते हैं। तो आइए, हाँ जी देखिए, तो सबसे पहले हमारी जो चैप्टर होती है उसका नाम है ठोस अवस्था। सबसे पहली चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था, जिसको हम लोग सॉलिड स्टेट कहते हैं। तो इसमें जो हमारी चैप्टर है जो पढ़नी पड़ती है हमें, उसको ध्यान से देखेंगे। पहला है ठोसों का वर्गीकरण। पहला क्या है? ठोसों का वर्गीकरण पढ़ना पड़ता है। ये हमारी बिहार बोर्ड के द्वारा जो जारी की गई हुई सिलेबस है वो हमारी है। इसमें ये नहीं है कि अपने मन से कुछ भी नहीं लिखा गया। जो हमारे बिहार बोर्ड की सिलेबस है वो वही एकदम यहाँ पे लिखी गई है आपकी। पहला क्या है? ठोसों का वर्गीकरण पढ़ना। विभिन्न बंधनों के आधार पर आणविक, मॉलिक्यूलर, फिर आयनिक, फिर सहसंयोजी, कोवैलेंट तथा धात्विक ठोसों के बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। आपकी टॉपिक क्या? पहले देखिए, ठोसों का वर्गीकरण आपको पूछा जाता है, जिसमें किसके किसके? तो विभिन्न बंधनों और बंधन और बलों के आधार पे कौन कौन से ठोस होते हैं? आणविक ठोस होते हैं, आयनिक होते हैं, सहसंयोजी होते हैं और धात्विक ठोस। इसके बारे में पढ़ना है। फिर ठोसों के प्रकार पढ़ने हैं। किसके बाद? तो ठोसों के प्रकार पढ़ने हैं। ठोसों के प्रकार में आपका क्या? अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस। प्रारंभिक ज्ञान हम लोगों के लिए, यानी रवादार, इसको रवादार और अरवादार, वेरवादार भी कहते हैं। रवादार और वेरवादार भी, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। फिर है यूनिट सेल। द्विविमीय एवं त्रिविमीय लैटिसों में यूनिट सेल यानी कि इकाई सेल के बारे में हम लोग को पढ़नी है। हम लोग देखते हैं एफसीसी, बीसीसी, एससीपी सभी हम लोग देखते हैं वहां पे, है ना? अगली है गणना। यूनिट सेल के घनत्व की गणना करनी। यूनिट सेल के घनत्वों की, डेंसिटी की हम लोग क्या करनी है? तो गणना करने के लिए सवाल आता है। ये आपके बिहार बोर्ड की है और इसमें हम लोग को पढ़ना पड़ेगा ठोस अवस्था में। अगला संरचना। ठोसों में बंध रिक्तियां यानी कि संरचना, पैकिंग के बारे में पढ़नी है।
वो एफसीसी बीसीसी जो ही बोले थे वो क्या करने, तो पैकिंग होती है, उसमें कितनी प्रतिशत रिक्त स्थान, कितनी प्रतिशत खाली जो है या भरी हुई होती है, वो हम लोग को जाननी होती है। अगला है परमाणु गणना। क्यूबिक इकाई सेल में प्रति इकाई सेल परमाणुओं की संख्या देखनी है कि आखिर कितने परमाणुओं की संख्या होती है किसी भी क्यूबिक इकाई सेल में, वो हम लोगों के पढ़नी है। फिर है दोष एवं गुण। पॉइंट दोष होता है, विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण होता है, यानी कि फिर हमें ठोसों में दोष देखना है। दोष में आपकी आती है फ्रेंकल दोष आती है, शॉर्टकी आती है, जिसको हम लोग स्टोकियोमेट्रिक, नॉन स्टोकियोमेट्रिक में फिर बांटते हैं, फिर धातुई क्रिस्टल होते हैं, बहुत सारी चीजें प्रकार होती है वहां पे। यानी कि मेन रूप से हमें 1 2 3 4 5 6 और 7 यानी कि ठोस अवस्था में कुल कितने टॉपिक पढ़नी है, तो ठोस अवस्था में हमें कुल 7 टॉपिक पढ़ने, और इन टॉपिक के अंदर छोटी-छोटी टॉपिकें होती है जो हम लोग को अच्छे तरीके से क्या होती है, तो स्टडी करनी होती है, और ये अपनी बिहार बोर्ड की सिलेबस है। तो ये हमारी हो गई रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री की पहली चैप्टर, जिसका नाम क्या है, सॉलिड स्टेट है। चलें अगली चैप्टर देखें। आपके अगली चैप्टर का नाम है विलियन, जिसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन। अगली चैप्टर का नाम क्या, सॉल्यूशन, जिसे हम लोग विलियन कहते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग को परिचय पढ़ना पड़ता है, विलियन के प्रकार, विलियन की सांद्रता की अभिव्यक्ति हम लोग को जानना पड़ता है। फिर दूसरी क्या है, तो दूसरी है कोलिगेटिव गुण, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ना पड़ता है हम लोग को। वाष्प दाब का तुलनात्मक निम्नीकरण है, क्वथनांक का उन्नयन है, उसके बाद हिमांक में गिरावट है, फिर प्रासरण दाब करनी पड़ती है। ये हमारी टॉपिक है। उसके बाद क्या है, तीसरा है अनुप्रयोग, कोलिगेटिव गुणों का उपयोग करते हुए आणविक द्रव्यमान की गणना करनी पड़ती है हम लोगों को सॉलिड स्टेट में, यानी सॉरी विलियन में हम लोगों को। फिर क्या है, तो फिर है असामान्य गुण, असामान्य आणविक द्रव्यमान के यानी कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के बारे में हम लोग को सॉल्यूशन में क्या करनी पड़ेगी, तो स्टडी करनी पड़ती है, और बढ़िया तरीके से इसको हम लोग पढ़ते भी हैं और बढ़िया तरीके से हम पढ़ेंगे भी। आपको यहाँ पे एकदम ऑफकोर्स एकदम पूरी की पूरी क्लास फ्री मिलने वाली है, और थोड़ी सी भी आपको क्या होने वाली है, तो थोड़ी सी भी किसी भी चीज की पैसे की यहाँ पे आपको आवश्यकता होने का, पूरी तरीके से पूरी सिलेबस समाप्त की जाएगी आपको, है ना, और नोट्स भी फ्री में आपको दिए जाएंगे। आप थोड़ी सी भी घबराएंगे नहीं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट की टीचर आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। सब चीज की व्यवस्था आपके पास आपकी जो है वो कराई जाएगी यहाँ पे। तो चलें अगली क्या, तो ये विलियन हो गई है। अब आगे देखें आपके विद्युत रसायन। अब हम लोग तीसरी चैप्टर क्या पढ़नी पड़ेगी, तो इकाई 3 यानी कि तीसरी चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन में सबसे पहले हम लोगों को पढ़नी पड़ेगी रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। दूसरी फिर टॉपिक क्या है, तो विद्युतीय घोल का चालन पढ़ना। फिर तीसरा विशिष्ट एवं मोलर चालकता में सांद्रता के साथ बदलाव पढ़नी है। फिर कोलराउस का नियम पढ़ना, विद्युत विच्छेदन तथा विद्युत विच्छेदन के नियम, प्रारंभिक ज्ञान जो हम लोगों की होती है वो हम लोगों को देखनी है। फिर अपनी है शुष्क सेल, विद्युतीय सेल या गैल्वेनिक सेल, लेड एक्यूमुलेटर सेल यानी कि जो हम लोग है द्वितीयक सेल, प्राथमिक सेल, ये सभी चीजों के बारे में पढ़नी पड़ती है। सेल के विद्युत वाहक बल पढ़नी पड़ती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में। फिर मानक इलेक्ट्रोड विभव, फिर नैनट समीकरण, रासायनिक सेल में इनके अनुप्रयोग पढ़ने पड़ते हैं, और फिर ईंधन सेल के बारे में हम लोग को जाननी पड़ती है। तो ये तीसरी चैप्टर है वैद्युत रसायन, विद्युत रसायन जिसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। आ जाए चौथी चैप्टर देखिए हम लोगों की। चौथी चैप्टर क्या है, तो चौथी चैप्टर है रासायनिक गतिकी, जिसको हम लोग केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। केमिकल काइनेटिक्स प्रतिक्रिया के दर, औसत एवं तात्क्षणिक कहते हैं। फिर अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, सांद्रण, तापक्रम, उत्प्रेरक, ये चीजें देखेंगे हम लोग इसमें रासायनिक गतिकी केमिकल काइनेटिक्स में। फिर अभिक्रिया की आणविकता एवं क्रम को देखेंगे। फिर है नियम दर एवं विशिष्ट दर स्थिरांक को देखेंगे हम लोग। और आपकी फिर है कि समन्वित अभिक्रिया दर एवं अर्ध अणु केवल शून्य तथा प्रथम क्रम की अभिक्रिया के लिए, ये हम लोगों को जाननी है। फिर जाननी है कॉलिशन सिद्धांत की अवधारणा, प्रारंभिक ज्ञान, गणितीय उपचार नहीं जाननी हम लोगों को, सिर्फ प्रारंभिक ज्ञान के बारे में, ये नहीं हम लोगों को जाननी है। तो ये चीजें हमारी किसमें, तो रासायनिक गतिकी। केमिस्ट्री की सिलेबस ज्यादा बड़ी नहीं है और बहुत छोटी भी नहीं है, मिक्स करके आपके एग्जाम के हिसाब से देखिए 70 मार्क्स पूछने, तो ज्यादा सिलेबस बड़ा रखा नहीं गया, और आराम से हिसाब से आपको पूछा जाता है, और बहुत ही अच्छे से इसमें मार्क्स उठा सकते हैं इन सभी पॉइंटों को पढ़ के। इन सभी पॉइंटों को अच्छे से यदि आप स्टडी करते हैं, देखिए बहुत कम, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 टॉपिक इसमें है। आपको भले ही लेंदी करके पढ़ा दिया जाता है, परंतु टॉपिकों की संख्या बहुत कम है, 6 टॉपिक ही इसमें है ना। तो इतना हम लोग को एकदम देखिए बिहार बोर्ड के द्वारा सिलेबस अपना दिया हुआ है, ये हमारी जो है ऑफिशियल सिलेबस है, और ऑफिशियल सिलेबस में ये सारी चीजें आपकी दी हुई है। चलिए आ जाए अगली। आपकी अगली चैप्टर है सतह रसायन, जिसको कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री, इसको हम लोग पृष्ठ रसायन भी कहते हैं, कहीं आपको देखने को मिल जाएगा पृष्ठ रसायन, या फिर रसायन कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री। इसमें देखिए सबसे पहले अधिशोषण पढ़ना पड़ेगा, एडजॉर्प्शन पढ़ना पड़ेगा, फिजिसॉर्प्शन पढ़ना पड़ेगा एवं केमिसॉर्प्शन। ठोस पर गैसों के एडजॉर्प्शन को प्रभावित करने वाले कारक, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन यहाँ पे बनती है और अच्छे मार्क्स भी पूछी भी जाती है।
अगली है उत्प्रेरण। उत्प्रेरण समांगी एवं विषमांगी क्रियाकलाप एवं चुनाव की प्रक्रिया एंजाइम उत्प्रेरक, ये चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अगली है कोलराउस अवस्था, वास्तविक घोल कोलवायड एवं सस्पेंशन के बीच अंतर देखनी है। फिर सस्पेंशन के बीच क्या देखनी है, तो अंतर देखनी है, हम लोग को जाननी है। फिर अगले है प्रकार, लाइफिलिक बहुआण्विक तथा बृहद आणविक कोलवायड्स के बारे में हम लोग क्या करने, प्रकार करने कोलाइड के प्रकार को देखनी है हम लोगों को। फिर अगला है गुण, कोलवायड के गुण, टिंडल प्रभाव, ब्राउनियन गति, ये तो एग्जाम में हमारी पूछी भी जाती है, बहुत बार ब्राउनियन गति को पूछी जाती है। फिर अगला इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिर कोगेलूशन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। फिर इमल्सन, इमल्सन तथा इमल्सन के प्रकार, बहुत अच्छी क्वेश्चन यहाँ पे आती है एग्जाम में, इमल्सन के बारे में, पायस के बारे में, वो चीजें हम लोग को यहीं पे मिल जाएगी आपको, इमल्सन पायस ये मिल जाएगी वहाँ पे, है ना। तो ये चीजें हम लोगों को अच्छे तरीके से क्या करनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। यानी इसमें चैप्टर 5 में कितना, इकाई 5 में 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसमें 6 टॉपिक आपको पढ़नी है। और यही 6 टॉपिक से ना एकदम अच्छे तरीके से सरफेस केमिस्ट्री सारी क्वेश्चन बनेंगी। क्यों? क्योंकि ये ऑफिशियल सिलेबस और इससे वो एग्जाम में बाहर पूछ नहीं सकते। आगे अगली क्वेश्चन देखें, सॉरी अगली चैप्टर देखें। आपकी अगली चैप्टर है छठे चैप्टर, तत्वों को अलग करने की सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रिया। देखिए पहला है निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रिया, सांद्रण देखना, ऑक्सीकरण देखना, अवकरण देखना और वैद्युत विधि एवं शुद्धिकरण देखना। अच्छा, तत्वों का निष्कर्षण किसका किसका पूछा जाता है निष्कर्षण, एल्यूमिनियम का पूछा जाता है, तांबा का पूछा जाता है, जस्ता तथा लोहा का की उपस्थित एवं निष्कर्षण के सिद्धांत, ये पढ़ा जाता है। फिर से सुने, एल्यूमिनियम, फिर तांबा, तांबा को हम लोग कॉपर भी कहते हैं, तो घबराएंगे नहीं, इसे कहते हैं हम लोग कॉपर भी कहते हैं, जस्ता, लोहा, ये 4 होती है, इन चारों के निष्कर्षण पूछे जाते हैं। और एक आपका यहाँ से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर रहता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, एक तो 5, यही 4 में से 1 2 3 4, ये 4 है ना, एल्यूमिनियम है, तांबा है, जस्ता है, लोहा, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है। यहीं से 5 नंबर की एक क्वेश्चन पूछी जाती है, आपको हड़बड़ानी नहीं है। चलिए अगली चैप्टर, तो कितने टॉपिक है इसमें, टॉपिकों की बात करें तो 2 टॉपिक है, ये चीजें हम लोग याद नहीं। इसी के अंदर हमारी क्या है, तो इसी के अंदर हम लोगों की निस्तापन आती है, भर्जन आती है, जिसको हम लोग जारण करते हैं, वो छोटी-छोटी पॉइंट इसके अंदर में थोड़ी सी आ जाएगी आपको। आ जाए अगली क्वेश्चन देखिए, अगली चैप्टर, चैप्टर क्या, वर्ग 1 एवं वर्ग 2 के तत्व, यानी कि आप सभी जानते हैं एस ब्लॉक कितने, तो एस ब्लॉक, वर्ग 1 और 2 को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, वर्ग 1 और 2 को क्या कहते हैं, तो एस ब्लॉक कहते हैं। और एस ब्लॉक के तत्वों को हम लोग को पढ़ना पड़ता है आवर्त सारणी में। देखिए एस ब्लॉक के वर्ग 1 तथा वर्ग 2 के तत्वों के असामान्य गुणों की जानकारी हम लोग को चाहिए। दूसरा, पी ब्लॉक के वर्ग 13 तथा वर्ग 14 के तत्वों के असामान्य गुणों की जानकारी हम लोग को चाहिए। फिर एस ब्लॉक के वर्ग 1 तथा वर्ग 2 के तत्वों के बीच डायगोनल संबंध हम लोग को देखना। फिर विभिन्न गुणों की प्रवृत्ति, रासायनिक क्रियाशीलता, परमाणुक एवं आयनिक त्रिज्याएं और फिर आयनिक एंथैल्पी के प्रवृत्ति की जानकारी, ये ऐसे लोग वर्ग कितना है, तो 1 एवं वर्ग 2 के तत्वों के लिए, जिसमें कि हम लोग को पी ब्लॉक भी थोड़ी सी सम्मिलित की जाती है इसमें। पी ब्लॉक के वर्ग 13 तथा वर्ग 14 के प्रथम तत्वों के, सिर्फ प्रथम तत्वों के और समान गुणों की जानकारी। ऐसा नहीं कि वर्ग 13 वर्ग 14 के सभी तत्व, नहीं, वर्ग 13 में पहला बोरॉन है तो बोरॉन के बारे में, वर्ग 14 में पहला कार्बन, तो सिर्फ कार्बन के बारे में हमें जानकारी बतानी है। चलिए अगली चैप्टर देखें, चैप्टर आपकी है 8, पी ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि पी ब्लॉक के तत्व, वर्ग 15 एवं वर्ग 16, यही 2 को पढ़ना है। पी ब्लॉक में कौन कौन सी यहाँ पे देखनी है हमें, तो ये वर्ग 15 और वर्ग 16 के बारे में देखनी है। वर्ग 15 में देखिए तत्वों के ऑक्सीकरण अवस्था, भौतिक और रासायनिक गुणों की प्रवृत्ति देखनी है, नाइट्रोजन, वर्ग 15 में फर्स्ट जो एलिमेंट होता है वह नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन निर्माण गुण एवं उपयोग देखना, यौगिक अमोनिया तथा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण तथा गुण, एक यहाँ से आपका पूछा जाता है। एक नाइट्रिक अम्ल का निष्कर्षण 5 नंबर के क्वेश्चन, या अमोनिया के निष्कर्षण हैबर विधि द्वारा और ओस्टवाल्ड विधि द्वारा, यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि यहाँ से पूछा जाएगा तो तत्वों के निष्कर्षण से नहीं पूछा जाएगा, तत्वों के निष्कर्षण से तो यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। ये दोनों चीजें सम्मिलित रूप से चलती है। फिर नाइट्रोजन का ऑक्साइड केवल संरचना हम लोग को देखनी होती है, ज्यादा उसके ऑक्साइडों को पढ़ना नहीं होता है। अगले देखें, फास्फोरस अपरूप देखना, फास्फोरस के यौगिक देखना, फॉस्फीन देखना, फास्फोरस ट्राई एवं पेंटाक्लोराइड तथा ऑक्सी अम्लों के निर्माण एवं गुण, केवल प्रारंभिक ज्ञान देखनी है, पूरी डीपली यहाँ पे नहीं पढ़नी, सिर्फ प्रारंभिक है। देखिए जहां पे प्रारंभिक ज्ञान है, यानी कि आप समझिए शॉर्ट में पढ़ने है, पूरा डीपली लेंथी करके हम लोगों को उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग को सिर्फ प्रारंभिक ज्ञान जाननी है ना। अब देखिए वर्ग 16, उधर वर्ग 15 लिखा हो, इधर वर्ग 16, तत्वों के ऑक्सीकरण अवस्थाएं, उपस्थित भौतिक एवं रासायनिक गुणों की प्रवृत्ति देखनी हम लोगों की है। उसके बाद क्या, डाई ऑक्सीजन निर्माण गुण एवं उपयोगिता देखनी है। फिर अपने यहाँ साधारण ऑक्साइड, ओजोन के बारे में, ओजोन के लेयर के बारे में पूछा जाता है, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस भी मिलते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। फिर क्या आपका सल्फर के अपरूप दिखना, यौगिक देखना, सल्फर ऑक्साइड का निर्माण गुण एवं उपयोगिता को देखनी है। उसके बाद है सल्फ्यूरिक अम्ल, औद्योगिक निर्माण की विधि, गुण एवं उपयोगिता, संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण होती है, उसे हम लोग को यहाँ पढ़नी है। फिर सल्फर के ऑक्सी अम्लों, केवल संरचना देखना, सल्फर के जितने भी ऑक्सी अम्ल होते हैं
उनके केवल संरचना देखनी है और उसके अंदर हमें ऑक्सीकरण अवस्थाएं देखनी पड़ती है कि सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्थाएं कितनी होती है उसके ऑक्सी अम्लों में। तो ये जानकारियां हमें यहाँ से लेनी है। चलिए अब आगे बढ़े हम लोग। चैप्टर नंबर आपकी हो जाएगी 8 में ही पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक में कहां से कहां आते हैं? तो पी ब्लॉक में आती है, 1 मिनट हम आपको यहाँ दिखा दें। पी ब्लॉक में आती है, पी ब्लॉक में हमारी ऐसे होती है 13 से लेके होती है 18 तक, 13 से लेके 18 तक होते हैं। लेकिन 13 और 14 हम लोग अलग से थोड़ी-थोड़ी पढ़ते हैं सिर्फ ऊपर वाले तत्वों को। उसके बाद क्या होता है, हमने 15 से क्या करते हैं, तो 15-16 पढ़ते हैं पी ब्लॉक में, फिर 17-18 पढ़ते हैं 17 में। तो वर्ग 17 में क्या होती है, इसको हम लोग हैलोजन हैलाइड भी करते हैं वर्ग 17 के तत्वों को। आप सभी जानते भी होंगे, बचपन में देखे भी होंगे क्लास 10th में और 11th में भी देखे होंगे। तो तत्व ऑक्सीकरण अवस्थाएं, तत्व की ऑक्सीकरण अवस्थाएं देखना, उपस्थिति देखना, भौतिक एवं रासायनिक गुणों की सुझाव के बारे में हम लोग को देखनी है वर्ग 17 में। इसके जो कुल तत्व होते हैं, फ्लोरीन होते हैं, क्लोरीन होते हैं, ब्रोमीन होते हैं, आयोडीन होते हैं, एस्टेटिन होते हैं। आप सभी जानते हैं, इतने से हमें काम चलेंगे अच्छे तरीके से 12 में। हाइड्रोजन के यौगिक क्लोरीन एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण, गुण एवं उपयोगिताओं को देखनी पड़ेगी। अंतर हैलोजन यौगिकों के यानी कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में हमें जाननी है। उसके बाद हैलोजन के ऑक्सीयम केवल संरचना देखनी है। जहां पे केवल संरचना, ये ऑफिशियल सिलेबस है और ऑफिशियल सिलेबस में केवल संरचना यानी कि उसके निर्माण के बारे में हमें नहीं पूछी जाएगी, केवल संरचनाएं पढ़नी है। आ जाइए वर्ग 18 सामान्य परिचय इसका देखना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना, उपस्थिति देखना, भौतिक और रासायनिक गुणों के रुझान तथा उपयोगिता। भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में थोड़ी सी देखनी है और इनकी उपयोगिताओं को देखनी है। वर्ग 18 के तत्वों के कौन कौन होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन के बारे में, इनके बारे में ही देखनी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखनी, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखनी, NH2 NP6 जो होती है वो देखनी है। चलें अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके आगे में सबसे लास्ट है 9th नंबर चैप्टर डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। ये क्या है, डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक देखिए, तो डी ब्लॉक सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपस्थिति, संक्रमण धातुओं की विशिष्टताएं। आखिर डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, ये विशिष्टताएं हम लोग को जाननी होगी। गुणों के रुझान, प्रथम पंक्ति के संक्रमण धातुओं के धात्विक गुण, आयनीकरण, एंथैल्पी, फिर है ऑक्सीकरण अवस्थाएं, फिर आपके आयनिक त्रिज्याएं, रंग देखनी, उत्प्रेरक गुण देखनी, अंतरालीय यौगिक जैसे धातुओं के निर्माण। थोड़ी सी ये लंबी चैप्टर है। उसके बाद हमें क्या देखनी है, हाँ जी 1 मिनट, यहाँ पे कुछ थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक ना, आपको हम बता दें, ये गड़बड़ लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ जी देख ये बाई मिस्टेक पर गया है ना। चलें देखें, तो कहा फिर यौगिक देखना, K2Cr2O7, K2Cr2O7 ये लिखा हुआ K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट इसको हम लोग कहते हैं, तथा यहाँ पे KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट के निर्माण एवं गुणों को जाननी है हमें। क्या क्या जाननी है, तो K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट और KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के निर्माण एवं गुण, इन दोनों के निर्माण और गुण के बारे में पढ़नी है। यानी कि 2 क्वेश्चन यहाँ 5 मार्क्स में शामिल होते हैं। लेंथेनाइड ये हमारी एफ ब्लॉक में, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड कहाँ चले जाते हैं, तो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड हमारी कहाँ जाती है, तो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड ये एफ ब्लॉक है। इसके ऊपर जो भी था डी ब्लॉक, यहाँ से तीन पॉइंट क्या थे, तो ये हमारे डी ब्लॉक के थे, परंतु ये दोनों कहाँ पे चले आए, 1 मिनट जी, हाँ ये जो हमारी है, ये दोनों लेंथेनाइड और एक्टेनाइड, तो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड हमारी क्या है, तो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड हमारी एफ ब्लॉक के। लेंथेनाइड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, रासायनिक क्रियाशीलता तथा लेंथेनाइड संकुचन के बारे में जानिए, और एक्टिनाइड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं ऑक्सीकरण अवस्थाएं के बारे में जानिए। तो ये हमारी एफ ब्लॉक में आते हैं। अब आए थोड़ी और आगे बढ़े हम लोग, समन्वय यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में हम लोगों को करनी है। ये चैप्टर हमारी 10 होती है। कहा गया समन्वय यौगिक परिचय इसकी देखनी है, लिगेंड्स के बारे में और कोऑर्डिनेशन, लिगेंड और कोऑर्डिनेशन संख्या, कोऑर्डिनेशन की संख्या को हम लोग समन्वय संख्या भी कहते हैं, तो ये हम लोगों को जाननी है। उसके बाद रंग जाननी है, चुंबकीय गुण तथा आकार जाननी है समन्वय यौगिकों की। उसके बाद क्या है, मोनोन्यूक्लियर समन्वय यौगिकों के आयुपक नाम जाननी है, जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। उसके बाद बंधन फिर जाननी है, बॉन्डिंग जाननी है, और समावयवता आइसोमेरिज्म के बारे में जाननी है, और समन्वय यौगिक का महत्व, धात्विक निष्कर्षण एवं जीव जंतुओं से गुणात्मक विश्लेषण। ये हमारी 6 टॉपिक इसमें होती है, 3 4 5 6, और ये समन्वय यौगिकों में पढ़नी पड़ती है। आगे बढ़े हम, आ जाइए। आपकी अगली टॉपिक है एल्केन तथा एरीन्स के हाइड्रोजन यौगिक। इसमें देखिए नामांकन, कार्बन हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोकार्बन के नामांकन के बारे में जानेंगे, और उसके बंधन की प्रकृति के बारे में जानेंगे। बनाने की विधि, भौतिक और रासायनिक गुणों को जानेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, क्रिया विधि, इन सभी को जानेंगे, और उपयोगिता और पर्यावरणीय प्रभाव जैसे डाइक्लोरोमीथेन हो गया, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, आयोडोफॉर्म, फ्रियोन और डीडीटी, इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, इसमें पढ़ना पड़ेगा, और इन सभी के उपयोगिताओं के बारे में जाने, और पर्यावरणीय प्रभाव यानी कि पर्यावरण पर इनके क्या प्रभाव पड़ता है वो हम लोगों को जाननी है यहाँ पे। चलिए अगली क्वेश्चन अगली चैप्टर देखें।
12 नंबर, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में। अल्कोहल, फिनॉल और किसके बारे में? तो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में हम लोगों को जाननी है। क्या क्या जाननी है? तो नामांकन जाननी है, निर्माण की विधि जाननी है, भौतिक और रासायनिक गुण और उपयोगिताएं जाननी है। फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में अंतर देखने, डिहाइड्रेशन की क्रियाविधि देखनी है, मेथेनॉल तथा एथेनॉल के महत्वपूर्ण उपयोग देखना है, और फिनॉल के अम्लीय प्रकृति देखनी है, और फिनॉल के इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देखनी है। तो ये अपने अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इसमें हम लोगों की चैप्टर नंबर 12 है और इसमें हम लोगों को देखनी पड़ती है, और ये क्लास 12 भी है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, आ जाइए। आगे आपका एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोजेलिक अम्ल के बारे में देखेंगे। ये भी आपके ऑर्गेनिक में आती है, इसमें हम आपको बताएंगे केमिस्ट्री कितने भाग में बांटी जाती है, वो चीजें भी आपको हम अभी लास्ट में दिखाने वाले। तो एल्डिहाइड नामांकन, अम्लीय प्रकृति, कार्बोनाइल समूह की प्रकृति और निर्माण के तरीके, भौतिक और रासायनिक गुण, उपयोगिताएं देखनी है। न्यूक्लियस ने ही योगशील प्रतिक्रियाओं की क्रियाविधि देखनी है। अच्छा, और एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में क्या देखनी है? तो एल्डिहाइड में यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की क्रियाशीलता देखनी है, ठीक है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की क्या देखनी है? तो क्रियाशीलता देखनी है। एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन की क्या देखनी है? तो क्रियाशीलता देखनी है। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, बीटा क्या होता है, वो दिखाएंगे आपको, है ना। तो हमें अल्फा के बारे में देखनी है यहाँ पे। तो आगे देखें, तो ये क्या है? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोजेलिक अम्ल में, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये हमारी टॉपिक थी। इसमें कितने? तो 4 टॉपिक है, छोटी छोटी टॉपिक है, ज्यादा लंबी भी नहीं। इसमें जो छोटी छोटी लिखी है वो नामांकन है, अम्लीय प्रकृति, कार्बोनाइल समूह की प्रकृति, छोटी छोटी चीजें, ज्यादा बड़ी चीजें ये नहीं है। तो ये हमारी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद अगली है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक देखनी है। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों के बारे में जाननी है। नाइट्रोजन युक्त यानी कि जिसमें नाइट्रोजन उपस्थित हो। एमीन है, साइनाइड तथा आइसोसाइनाइड हो जाएंगे। मैं संबंधित यौगिक, फिर प्रासंगिक जानकारियां देखनी है। फिर एमीन संबंधित नामांकन, वर्गीकरण और संरचनाएं देखनी है। निर्माण की विधियां, भौतिक तथा रासायनिक गुण और उपयोगिताएं देखें। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन की पहचान देखनी है। और लास्ट है आपके डाइजोनियम लवण, निर्माण और इनकी रासायनिक प्रतिक्रियाओं का तथा संश्लिष्ट कार्बनिक रसायन में उपयोग एवं महत्व, इन सभी को जाननी है। इन सभी की महत्वों को हमें जाननी है। डाइजोनियम लवण में देखनी है, ये नाइट्रोजन, सभी के सभी नाइट्रोजन से बने यौगिक होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन उपस्थित होते ही होते हैं। आ जाए अगली टॉपिक देखिए आपने। हाँ जी, अगली टॉपिक नहीं, अगली चैप्टर देखिए हम लोग। अगली चैप्टर आपकी है जैव अणु। क्या नाम है? बायोमोलेक्यूल। जैव अणु यानी कि बायोमोलेक्यूल्स हम लोगों को जाननी है। बायोमोलेक्यूल्स में क्या? तो कार्बोहाइड्रेट, इसका वर्गीकरण एल्डोल एवं कीटोन, फिर मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, फिर ओलिगोसेकेराइड, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, फिर पॉलीसेकेराइड, स्टार्च, सेलुलोज, और क्या? तो ग्लाइकोजेन का महत्व। इन सभी के कार्बोहाइड्रेटों का महत्व देखना, और ये सभी जितने लिखे हो सभी कार्बोहाइड्रेट है, और इन सभी कार्बोहाइड्रेटों का महत्व देखनी है हम लोगों को। अगली क्या? प्रोटीन्स, अमीनो अम्ल का प्रारंभिक ज्ञान, पेप्टाइड बंधन, फिर पॉलीपेप्टाइड, फिर प्रोटीन्स है प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना एवं चतुर्थक संरचना। केवल गुणात्मक विचार प्रोटीन के डीनेचुरेशन एंजाइम और एंजाइम्स के बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी इन चैप्टरों में। ये थोड़ी सी जैव अणु जो है छोटी छोटी टॉपिकों की लंबी चैप्टर, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, फिर ज्यादा फिर नहीं है ये भी। अगला विटामिन वर्गीकरण एवं कार्य देखने, और न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए, इन दोनों में अंतर पूछा जाता है। डीएनए के फिंगरप्रिंट के बारे में पूछा जाता है। ये सभी चीजें यहाँ पे, छोटी सी टॉपिक ये भी है न्यूक्लिकम। बस थोड़ी सी यहाँ पे जो है प्रोटीन्स में थोड़ी सी लंबी पॉइंटें ज्यादा हो जाती है, और किसमें? तो कार्बोहाइड्रेट में थोड़ी लंबी पॉइंटें ज्यादा हो जाती है, छोटी छोटी पॉइंट है ज्यादा पढ़नी पड़ जाती है थोड़ी सी। उसके बाद क्या है? जैव अणु हो गए हम लोगों की। जैव अणु के बाद हम लोगों की आती है बहुलक। बहुलक आती है। बहुलक का वर्गीकरण एवं संस्कृति, ये बहुत छोटी चैप्टर है। बहुलीकरण की विधियां, योगशील एवं संग्रहणीकरण देखने। फिर सह बहुलीकरण के बारे में जानना, कुछ महत्वपूर्ण बहुलक, प्राकृतिक एवं संश्लेषित, जैसे पॉलीथीन है, नायलॉन, पॉलिस्टर, बेकेलाइट, रबर इत्यादि के बारे में हम लोग को जाननी होती है। इतना ही जानिए, इत्यादि तो आप हटा ही दीजिए, इतना ही जानेंगे आपके लिए एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से ये एकदम कंप्लीट होंगे, और 100 ऑफ 100 अर्थात 70 में एकदम 70 नंबर आपके आने वाली है, अगर अच्छे से आप इसका पालन करते हैं, इस सिलेबस का पालन करते हैं तो। ऐसे नहीं, ऐसे आप कुछ भी पढ़ें वो मायने नहीं रखते। आपको अपनी सिलेबस की एकदम धुआंधार एकदम पोस्टमार्टम करके पढ़नी पड़ेगी ना। पोस्टमार्टम करके एकदम आपको अच्छे तरीके से सिलेबस आपको पढ़नी पड़ेगी, एकदम अच्छे से पोस्टमार्टम कीजिएगा, एकदम बढ़िया से चीर-फाड़ करके सब चीज़ देखनी है। आ जाइए, लास्ट चैप्टर आपकी एक और होती है, जिसका नाम क्या? सॉरी, एक मिनट। दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन होता है। दैनिक जीवन में रसायन, जिसको हम लोग कहते हैं दैनिक जीवन में रसायन का अर्थ हो गया व्यक्तियों के जीवन में रसायनों का महत्व क्या है? तो देखिए, औषधि एवं रसायन, सबसे पहले दवाई का तो महत्व होता है जीवन में। तो औषधि एवं रसायन, एनाल्जेसिक, उपशामक हो गया, एंटीसेप्टिक हो गया, सॉरी इन्फेक्टेंट्स हो गया, फिर एंटी माइक्रोबियल्स हो गया, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स हो गया, फिर एंटीबायोटिक्स हो गया, एंटासिड्स हो गया, फिर एंटी हिस्टामिन्स हो गया।
औषधि में रसायन, ये सभी चीजें, ये सभी दवाइयों का नाम है, कुछ कीटनाशकों के नाम है, ये हम लोगों को जाननी है। फिर खाद में रसायन, परिस्थिति कृत्रिम मीठा अभिकर्ता, ये चीजें जाननी है हम लोगों को। फिर सफाई अभिकर्ता, जिसमें हम लोग कहते हैं साबुन और अपमार्जक, सफाई क्रिया, साबुन और अपमार्जक की क्रियाओं को देखनी है, साबुन कैसे बनता है, अपमार्जक क्या होती है, कौन कपड़े को अच्छे से साफ करती है, इन सभी चीजों को जाननी है। तो ये हमारी थी, कितने हो गई है, तो हमारी 17 हो गई ना, 17। तो ये कुल 17 हमारी चैप्टर इसमें आई है। अब आपको हम बता दें कि केमिस्ट्री को बांटा गया कितने भागों में। केमिस्ट्री के बांटा गया कितने भागों में, सिर्फ केमिस्ट्री को। वो तो हम आपको बताए थे, पीछे जो बताए थे, वो हमारी क्या थी, तो वो हमारी थी ना क्या, तो वो हमारी थी एग्जाम का पैटर्न, कि एग्जाम में पूछा कैसे जाएगा। यदि हम बात करें कि केमिस्ट्री को बांटा कितने भागों में गया, तो केमिस्ट्री को बांटा गया 3 भागों में। केमिस्ट्री के लास्ट में आपको बता रहे हैं हम, केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया। केमिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। कौन कौन सी होती है, पहला होती है भौतिक रसायन, पहला क्या होती है, भौतिक रसायन, भौतिक रसायन। और दूसरा कौन सी होती है, दूसरा होती है अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। और लास्ट होता है कार्बनिक रसायन। ये आपको हम बता दें, ये क्या होता है, कार्बनिक रसायन। ये केमिस्ट्री को बांटा गया। पहली 5 चैप्टर जो है वो भौतिक रसायन में, उसके बाद डी और एफ ब्लॉक, सॉरी, तत्वों के निष्कर्षण तक पूरी की पूरी, यहाँ एकदम तत्वों के निष्कर्षण, डी और एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, उपसह संयोजक यौगिक, ये 4 कौन कौन सी, उपसह संयोजक यौगिक, पी ब्लॉक, उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक, और क्या, तो लास्ट आपके तत्वों के निष्कर्षण, ये 4 आपकी आती है अकार्बनिक में। और बाकी जितने भी बचे हैं, जैव अणु बच गए हैं, कार्बन वाले जितने कंपाउंड हो गए, वो सारी की सारी किसमें आती है, कार्बनिक में आती है। 5 चैप्टर फिजिक भौतिक रसायन में कितनी होती है, तो 5 चैप्टर, शुरुआत से 5, ठोस अवस्था, विलयन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी और पृष्ठ रसायन, ये 5 आपकी सरफेस केमिस्ट्री जिसको बोलते हैं, ये 5 हो गई। फिर अकार्बनिक में 4 आपकी आपकी आती है। अकार्बनिक में 4 कौन कौन आती है आपकी, सबसे पहले मान लिया आप पी ब्लॉक, उसके बाद क्या होती है उपसह संयोजक यौगिक, उसके बाद क्या है डी और एफ ब्लॉक, और लास्ट एक आपका तत्वों के निष्कर्षण, है ना, प्रक्रम एवं सिद्धांत जिसको हम बोलते हैं। तो ये 4 चैप्टर यहाँ आते हैं। तो 5 4 9 चैप्टर आपके यहाँ समाप्त हो जाए। बाकी जो बचे गए ना, कार्बनिक रसायन में किसी बुक में थोड़ी सी अलग भागों में बांटी गई है, अलग अलग प्रकार से बांटी गई, परंतु हम आपके सिलेबस के अनुसार, तो यहाँ पे 9 हो गया, तो यानी कि कितना बच गया, 8 बच गया, कुल 17 हो गया ना, तो वो 9 हो गया, इनकी कुल 8 चैप्टर आपके कहाँ आ जाएंगे, आपके बिहार बोर्ड के सिलेबस के अनुसार 8 चैप्टर आते हैं आपके कार्बनिक रसायन में, और इतना ही हम लोग को पूरी सिलेबस में पढ़नी होती है। अब चलें, अब हाँ, तो अब हम लोग किसकी बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे अपनी प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल हम आपको पहले ही बता दिए कि आपके स्कूल, कॉलेज, कॉलेज तो छोड़ ही दीजिए, कॉलेज में अब 11 12 होती नहीं, वो स्कूल हो गई, हाई स्कूल से सीमित हो गई है। तो आपके स्कूल में क्या होंगी, तो वो प्रैक्टिकल आपके ये सभी चीज़ों की कराई जाएँगी, और आपके स्कूल के अनुसार आपको अच्छे से मार्क्स दिए जाएँगे। फिर भी हम यहाँ प्रैक्टिकल के जो क्वेश्चंस हैं, जो करने लायक हैं, वो हम आपको यहाँ पे कराए हैं। हमारे पास व्यवस्था की जाएगी प्रैक्टिकल की, आपको हम प्रैक्टिकल कराएँगे भी और दिखाएँगे भी। प्रैक्टिकल की व्यवस्था सारी चीज़ें देंगे हम आपको, परंतु ये पूरी की पूरी स्कूल की चीज़ें हैं। आपके स्कूल में व्यवस्था होगी तभी ना वहाँ पे कराएँगे, हम यहाँ पे आपको सिखा देंगे। परंतु आपके स्कूल के लिए ज़िम्मेवारी है ना कि आपको किस प्रकार से वहाँ पे किन चीज़ों को बनाने का है। हम आपको पूरी सिखाएँगे, आप हड़बड़ाएँगे नहीं, हम आपको सिखाने वाले हैं। तो प्रैक्टिकल में इन चीज़ों को देखनी है। उसके बाद फिर थोड़ी-सी और ये भी चीज़ें प्रैक्टिकल में शामिल की गई, आप अच्छे से इसको देख लेंगे और नोट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ें जो है, ये सभी चीज़ें, इन सभी चीज़ों को आप काट देंगे। ये बाय मिस्टेक आ गया, है ना? ये सभी चीज़ों को क्या करनी है, तो काट देनी है। चलें, उसके बाद क्या है, प्रैक्टिकल, तीसरा ये आपका यहाँ तक है प्रैक्टिकल। उसके बाद देखिए, उसके बाद प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट तो पूरी की पूरी आपके स्कूल पे प्रयोगशाला परीक्षण और अन्य स्रोतों से सूचना ग्रहण द्वारा वैज्ञानिक खोज ये करनी है। प्रोजेक्ट आपके वैज्ञानिक खोज होती है, जो स्कूल में सबमिट करनी होती है, अपने शिक्षकों से बात करनी होती है, और वहाँ पे क्या होता है, तो देखनी होती है हम लोगों को ना। हाँ जी, चलें, तो प्रोजेक्ट आपकी समाप्त हो गई। अब हम लोग अपनी क्लास को क्या करेंगे, तो समाप्त करते हैं। ये अपनी प्रोजेक्ट देख लेंगे आप लोग स्कूल के अनुसार। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से सिलेबस पूरी समझ में आ भी गई होगी, और अच्छे तरीके से आपको पता भी चल गया होगा एग्जाम का पैटर्न क्या है, और एग्जाम के पैटर्न में किस प्रकार से आपके पूछे भी जाते हैं। तो चलिए, इसी प्रकार हम सारे सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो लेके आएँगे। आप लोग कमेंट करके हमें बताएँगे कि अगली आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। मिलते हैं फिर आपको, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।